एक बार फिर से आपका स्वागत है 11वीं क्लास का बीओ का बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपकरण, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज। क्या होता है निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां या भूमंडलीय उपकरण, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, व्यवसाय जो होता है, बिजनेस जो होता है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। जब एक व्यक्ति व्यवसाय करता है तो एकल स्वामित्व होता है, दो व्यक्ति करते हैं तो साझेदार होते हैं, या कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, एक कंपनी खोल लेते हैं निजी, उसे निजी कंपनी कहते हैं। जब उसमें 51% से ज़्यादा हिस्सा सरकार का हो जाता है तो सरकारी हो जाता है, या 100% हिस्सा जिसमें सरकार का हो जाता है वो सरकारी हो जाता है। इस तरह कंपनी होती है। तो इसी में भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है इसी के ऊपर टिकी हुई है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसी वजह से इसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र भी पाए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? एकल स्वामित्व, स्थानीय फुटकर व्यापारी, साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियां, संयुक्त स्कंद कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। इनके बारे में पिछले चैप्टर हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें विभागीय क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक निगम होते हैं और सरकारी कंपनियां होती है। तो क्या होती है? सबसे पहले आते हैं इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं। क्या होती है? सरकारी कंपनी वो होती है जिसमें सरकार का 51% से ज़्यादा हिस्सा हो, वो सरकार के अंडर में आ जाती है। ठीक है, तीन रूप में इसको बांटा गया है: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी संपत्ति। विभागीय उपक्रम क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या होता है? जब एक कंपनी सरकार के किसी विभाग के अंडर में काम करती है, किसी मंत्रालय के अंडर में काम करती है, तो वो विभागीय उपक्रम कहलाती है। उस पर केंद्र और राज्य सरकार का कोई एक मंत्रालय उस पर नियंत्रण करता है, उस पर कार्य करता है। उसमें जो लाभ हानि होता है वो सारा वही देखता है, लेकिन उसको सारा जमा सरकारी खजाने में करता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें? इसके लक्षण जो लिखे हुए हैं, सारी लाभ हानि जो होती है वो सरकार के अंडर में आती है। ठीक है, लेखा जोखा सारा सरकार के अंडर में होता है। जो नियम और शर्तें होती है, IAS जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसके अनुसार चलता है। तो सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के अंडर आती हो या केंद्र सरकार के अंडर। तो सभी कर्मचारी जो विभाग में जो काम करने वाले होते हैं, जो उस बिजनेस में काम करने वाले होते हैं, वो विभागीय मंत्रालय को जवाबदेह होते हैं। अपने काम का सारा ब्यूरो विभागीय मंत्रालय को देंगे। इसके गुण क्या होते हैं? इसके एक तो जनता के सामने इसके काम रखे जाते हैं, जनता को संसद में इस पर चर्चा भी होती है। इसमें इसके जो कोष होते हैं वो सरकार की आय को बढ़ाते हैं, जिससे सरकार को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। इसके अवगुण की कुछ बात की जाए तो इसमें अत्यधिक नियंत्रण सरकार का होता है, इसमें लोचता नहीं रहती, और कभी अगर कोई नवीनीकरण इसमें करना हो तो सरकार से परमिशन लेनी होती है, जिसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसके गुण और अवगुण को देखकर ये बताया गया है कि इसमें सुरक्षा तो होती है, साथ ही इसमें गोपनीयता नहीं रहती। ठीक है, इसके साथ ही अगर ये वाला विभागीय अगर काम किया जाए तो वायुयान, लोहा या इस्पात का निर्माण में ये उपयुक्त है, इसमें ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, फिर दूसरा आता है सार्वजनिक निगम या वैधानिक निगम, स्टेटरी कॉरपोरेशन। ये विशेष संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। इस पर सरकार का तो नियंत्रण होता है, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं, ये अपने अनुसार भर्ती करते हैं, अपने अनुसार एक पूरी कंपनी बनाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि जैसे इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, भेल है, सेल है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आती तो सरकार के अंडर में है, लेकिन इसका नियंत्रण सरकार पर होता है, लेकिन ये काम करने में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, इसके कुछ लक्षण ये बताए गए हैं कि इसका जो नियम जो बनते हैं वो संसद में, राज्य विधानमंडल में तैयार किए जाते हैं। क्या उनकी शक्ति होगी, क्या उनके उद्देश्य होंगे, उनके लाभ हानि का सारा उत्तरदायित्व कौन वहन करेगा, ये सारी सरकार पहले ही इसके रूल बना लेती है।
ज़रूरत पड़ने पर सरकार से ये ऋण भी ले सकते हैं या जनता से भी ले सकते हैं। तो इस तरह का सारा एक पहले ही चिट्ठा बन जाता है। लाभ यही है कि ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य ये कर सकते हैं। सरकार के बजट में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है, इनका अपना अलग बजट होता है, अलग होता है सारी चीज़ें। तो इसके नियम कानून पहले ही बना लिए जाते हैं सरकार के नियमों के अनुसार, अधिनियमों के अनुसार। ठीक है, दोष इसका ये है कि कागजों पर तो ये स्वतंत्र होती है, लेकिन वैसे ये स्वतंत्र नहीं बताई जाती, क्योंकि सरकार का ही नियंत्रण इसमें होता है। लाभ हानि का वहन सरकार ही करती है। अगर कभी इसमें हानि होती है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है और सरकार देखती है, बताती है उसको क्या करना है। तो सारी चीज़ें सरकार ही करती है, तो ये इसका एक दोष है। सरकारी कंपनी क्या होती है? सरकारी कंपनी वो होती है जिनमें 51% से ज़्यादा या तो सरकार, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का हिस्सा हो, तो वो पूरी सरकार के अंडर आती है। उन पर पूरा जो पूरी जो हिस्सेदारी होती है सरकार की होती है। सरकार अपने हिसाब से चलाती है, राष्ट्रपति के नाम उसके शेयर इश्यू किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो जो सरकारी कंपनी होती हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उनको रजिस्टर्ड कराना होता है और वो किसी पर भी दावा कर सकती है या लाभ हानि सारी चीज़ें वो पहले ही सरकार के अनुसार करती है। ठीक है, सरकार एक सरकारी कंपनी मंत्रालय के अधीन भी हो सकती है। ठीक है, उसको वहाँ उसके कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी देती है। ये कंपनियाँ प्रतिभूतियों को खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। ठीक है, इनका जो ऑडिट होता है सरकार का ही एक आदमी आता है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वो इसका ऑडिटर होता है। गुण इसके ये होते हैं कि सरकारी कंपनियां अन्य कंपनियों की भली ही तैयार की जाती है। इसके संसद में विशेष अधिनियम पारित किए जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये प्रबंधक के निर्णय स्वयं लेते हैं। ठीक है, दोष क्या है इसके? इसमें किसी भी मंत्रालय का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से मंत्री ऐसे होते हैं कि इसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ लेते हैं और हस्तक्षेप करते रहते हैं। ठीक है, जो मुख्य अंशधारी होते हैं वे अपनी मनमानी करते हैं, सरकार अपनी मनमानी करती है क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये इसमें कुछ इसके डिफरेंट थे जो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तनशील भूमिका, चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से जो रूल चलते हुए आए थे, उन रूल में समय समय पर चेंज होते गए। समय समय पर सरकार ने क्या चाहा कि कंपनियां बढ़े, सरकारी कंपनियां बढ़े, निजी कंपनियां बढ़े। उसके साथ ही 1991 में एक नई आर्थिक शिक्षा नीति लाई गई थी जिसमें वैश्विक और उदारीकरण, निजीकरण पर जोर दिया गया था। सरकार ने इस चीज़ पर जोर दिया था कि जो प्राइवेट कंपनी हैं उनको बढ़ाया जाए, उनकी मदद की जाए। जहां पर सरकारी कंपनी फेल हो रही थी वहां पर प्राइवेट कंपनी को हिस्सेदारी दी जाए ताकि वो उसको बढ़ाए। तो इस तरह से एक पूरी एक आर्थिक नीति लाई गई थी। इसमें गवर्नमेंट की ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो 4 हैं। उन्नत सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की पुनर्रचना करना, जो उन्नत हैं जो क्षेत्र सरकारी उनको दोबारा उनको देखना। ठीक है, ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को बंद कर देना जो रुग्ण हो, जो बिल्कुल काम के लायक नहीं रहे, जो चल नहीं रहे थे, उनको बंद कर दिया जाए। कर्मचारियों के हितों को महत्व दिया जाए। सभी गैर रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में क्षमता 26% या उससे कम कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये था कि जी जो ऐसी कंपनियां थी जहां पर जो फेल हो रही थी, सरकार के अंडर चल रही थी लेकिन फेल हो रही थी, वहां पर सरकार की हिस्सेदारी घटाकर वहां पर प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ाई जाए ताकि वहां उसमें चेंज ये हो कि, क्योंकि ये बताया जाता है कि प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। तो इसी वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया था। बुनियादी ढांचों का विकास करना, ठीक है, और रीजनल बैलेंस करना, क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको बढ़ाना। जो क्षेत्रीय कंपनियां थी उनको बढ़ाना, उनमें निजी जैसे स्टील प्लांट वगैरह जो निजी लोग थे उनको लाना। ठीक है, वित्तीय पुनर्गठन करना, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में अंशों का विनिवेश करना, बीमार इकाइयों को समाप्त करना और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
ये था कि जो कुशलता से कार्य किए जाए, एक प्रशासनिक मंत्रालय MOU जारी करता है जिसमें स्वतंत्रता दी जाती है कार्य करने की। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ इसमें डिफरेंट दे रखे हैं, जो पढ़ लीजिएगा।